पहले मैं अनुदेशकों के बारे में बात कर लेता हूं, जिसके बारे में हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। वो फैसला क्या कहता है? अब सवाल यही उठ रहा है कि डबल इंजन की सरकार भी क्या संविदा कर्मचारियों के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी? संविदा कर्मचारियों के बगैर सरकार का काम चल भी नहीं सकता है, विभागों का काम चल भी नहीं सकता है। संविदा कर्मियों के बारे में विचार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा असंतोष है जो जन जन में फैल रहा है। बुढ़ापा आता है, 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर कर जाता है तो उसके बाद की उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसको लेकर सरकार का कोई नज़रिया नहीं है। मुझे लगता है नमस्कार मित्रों, जिस खबर के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो खबर बड़ी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की संख्या लगभग 27,000 है। इनको कुछ मानदेय पर सरकार ने रखा था इंस्ट्रक्टर के रूप में। स्कूलों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए एक फौरी तरीका निकाला गया था और इनके अपॉइंटमेंट्स हुए थे। इसके बाद ये पढ़ा रहे थे और 17,000 का मानदेय बीच में केंद्र सरकार ने इनके लिए तय किया। शुरुआत में इनका मानदेय 7,000 ही था, जिस पर वो अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि 17,000 इनको मानदेय दिया जाए। ये जो इंस्ट्रक्टर हैं, इसमें जो इनको मानदेय मिलता है, इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का दोनों का हिस्सा होता है। 60-40 का रेशियो है और इसके आधार पर इनको भुगतान होता है। शिक्षा मित्रों की भी यही स्थिति है। शिक्षा मित्र भी इसी व्यवस्था के तहत हैं और उनको 10,000 रुपये का मानदेय मिलता है इस वक्त। आपको मालूम है कि पहले उनका समायोजन किया गया था। अखिलेश यादव की सरकार में उनको सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। बहरहाल हम शिक्षा मित्रों की बात करेंगे आगे, क्योंकि अनुदेशकों के बारे में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले का असर शिक्षा मित्रों के ऊपर भी पड़ना लाजमी है। ये उन पर ये फैसला लागू होगा। आगे आने वाले समय में ये एक नज़ीर बन जाएगा। जो हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है, ये एक नज़ीर बन जाएगा और इसके आधार पर शिक्षा मित्रों का शोषण आगे भी जारी रह सकता है। पहले मैं अनुदेशकों के बारे में बात कर लेता हूं, जिसके बारे में हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। वो फैसला क्या कहता है? दरअसल ये अदालत में ये मामला, हाई कोर्ट में ये मामला गया था। पहले सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई की और अब डबल बेंच ने इसकी सुनवाई की है और उसका फैसला ये है। राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है और इस फैसले में कहा गया है कि अनुदेशकों को 17,000 प्रति माह मानदेय ब्याज सहित भुगतान किया जाए, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। सवाल यहीं पे है कि इनको सिर्फ 1 साल के लिए भुगतान के लिए जो कहा गया है और तय किया गया है कि 2017 और 18 के बीच का, यानी इस वित्तीय वर्ष में तो इनको 17,000 दिया जाए, ब्याज के साथ उनको दिया जाए, क्योंकि पहले वो 7,000 के हिसाब से ही उनको मिलता रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कहते हैं कि प्राकृतिक न्याय के उसमें नहीं आता है कि उसके बाद कैसे कोई 17,000 पाने वाला व्यक्ति ठीक अगले साल, चूँकि उसके साथ उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पर और मान लिया गया कि उसने स्वीकृति भर दी है और सरकार उसी हिसाब से उसको पेमेंट करेगी, तो 1 साल के लिए तो उसको 17,000 मिलेगा, लेकिन बाद के सालों के लिए उसको 7,000 वापस मिलेगा। ये तो स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं है। मुझे लगता है ये मामला कानूनी दांव-पेच में भी उलझेगा, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में एक बार फिर से अदालत में जाया जाएगा या अदालत में ये मामला आएगा, तब एक बार फिर इस पर विचार हो सकता है कि ये पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, अगर हाई कोर्ट का ये फैसला इस तरह मान लिया जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, इसीलिए 1 साल में जो दिया गया और वो जो केंद्र सरकार ने तय किया 1 साल के लिए दे दिया जाए और बाद में जो नई व्यवस्था बनी है उसके तहत उनको दिया जाएगा, तो इस आधार पर जो मानदेय मिल रहा है संविदा कर्मियों को,
वो चाहे अनुदेशक के रूप में हो, इंस्ट्रक्टर के रूप में हो, या शिक्षा मित्र के रूप में हो, या दूसरे विभागों में काम करने वाले अलग अलग पदनाम से जो संविदा कर्मचारी हैं, उन पर भी ये लागू हो जाएगा कि अगर सरकार उनको जो मानदेय तय कर रही है 1 साल के लिए, वही मानदेय जो है उसी साल का माना जाएगा, और उसके बाद में सरकार कुछ भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी और वो उसके हिसाब से उनको पेमेंट होता रहेगा। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि अगर 1 साल ये पैसा मिल सकता है तो अगले साल क्यों नहीं मिल सकता है, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो न्याय ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी ज़्यादा हो गई, उसको जो भी मानदेय मिल रहा है उसके आधार पे उसका जीवन शैली बन गई, तो ये नैतिकता नहीं कहती है, ये न्याय नहीं कहता है कि उसको पीछे हटना पड़ेगा। और सरकार फिर किस बात के लिए है? सरकार की न्यायप्रियता भी मायने रखती है। अगर केंद्र सरकार कह रही है कि किसी इंस्ट्रक्टर को 17,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए 2017-18 के लिए, तो बाकी के सालों के लिए उसका मानदेय कैसे घटाया जा सकता है? और अगर घटाया जा रहा है तो ये क्या न्याय व्यवस्था है? और क्या डबल इंजन की सरकार है? अगर एक इंजन कह रहा है कि मैं 17,000 दे सकता हूँ, 17,000 दिया जाना चाहिए, तो दूसरा इंजन मना कैसे कर सकता है? फिर जो लगातार डबल इंजन की बात की जाती है, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर डबल इंजन का एक उदाहरण दिया जाता है कि डबल इंजन की सरकार लाइए और एक अच्छी व्यवस्था पाइए। अब सवाल यही उठ रहा है कि डबल इंजन की सरकार भी क्या संविदा कर्मचारियों के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी? एक सवाल और है कि ये जो मानदेय व्यवस्था है, इसको लेकर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे ये जाहिर हो चुका है कि जो ये व्यवस्था है, मानदेय वाली जो व्यवस्था है, एक मुश्त मानदेय वाली जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं जो न्यूनतम मजदूरी है, उसका जो न्यूनतम मजदूरी के लिए जो कानून बना हुआ है, उसका पालन इसके जरिए नहीं हो पा रहा है। तो सरकार या तो न्यूनतम मजदूरी की बात को स्वीकार कर ले कि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से हम जब अस्थायी रूप से कर्मचारियों को रखेंगे, किसी संविदा कर्मचारी को रखेंगे, तो उसको हम एक न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ये मानदेय तय करेंगे ताकि उसका जीवन बसर, उसका गुजर बसर, उसके परिवार का देखभाल, उसके परिवार के अपनी जिम्मेदारी निभा सके। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से न्याय संगत व्यवस्था सामने नहीं आई है, और ये मामला इतना पेचीदा इसको धीरे धीरे बना दिया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले में सरकार, जो खास तौर पे प्रदेश सरकार का जो रवैया है, जो रुख है, वो कहीं से उचित नहीं है। और ये एक कर्मचारियों के बीच में, खास तौर पे संविदा कर्मचारियों की ओर से एक असंतोष का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब आप सरकार के तौर पर सरकार चलाने के लिए, सरकार के कामकाज को करने के लिए संविदा कर्मचारियों पर निर्भर हैं, तो उनका संतोषजनक तरीके से काम करना भी जरूरी है। लेकिन शायद सरकार के लिए उनका संतोष कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए मुकदमेबाजी में फंसा कर रखा जा रहा है उनको। उनकी जो मांगे हैं उस पर किसी तरह का विचार नहीं करने के बजाय अदालत के फैसले पर छोड़ दिया जा रहा है। अगर अदालत में जो बातें आ रही हैं, जो सवाल आ रहे हैं, और सरकार उस पर न्यायप्रियता के साथ विचार करे, तो निश्चित रूप से स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा मित्रों का जो सवाल है, चूंकि इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशकों की संख्या तो कम है, लेकिन एक बड़ी संख्या है शिक्षा मित्रों की। लगभग 1.5 लाख के आसपास उनकी संख्या है। उसमें से कुछ लोग 1,72,000 की बात थी, लेकिन उसमें से कुछ लोग समायोजित हो चुके हैं, वो अलग अलग उसके क्राइटेरिया के आधार पर। लेकिन जो लोग अभी भी शिक्षा मित्र के तौर पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको 10,000 का मानदेय आपने एक बार किसी 1 साल के लिए तय कर दिया है, तो क्या ये न्याय संगत है कि वो लगातार आपके लिए सालों साल महंगाई की दर कुछ और हो, परिस्थितियां चाहे कुछ और हो, लेकिन उनको 10,000 से ऊपर आप नहीं देंगे? और अगर वो 10,000 से ऊपर मानदेय के लिए अदालत में जाएंगे या मांग करेंगे, तो आप उनकी मांग सुनेंगे नहीं। ये संख्या बड़ी है, और इनके बगैर, संविदा कर्मचारियों के बगैर
सरकार का काम चल भी नहीं सकता है, विभागों का काम चल भी नहीं सकता है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं उससे सरकार का काम पूरी तरह से संभल नहीं पा रहा, ये भी एक सच है। तो अब सरकार को ये चाहिए, अगर डबल इंजन की सरकार की बात है और न्याय की बात है, तो सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में एक बार एक कमेटी बनाकर विचार करे। संविदा कर्मियों के बारे में विचार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा असंतोष है जो जन जन में फैल रहा है। संविदा कर्मचारी कोई किसी समाज के दायरे से बाहर के लोग नहीं हैं। उन्हीं को साथ लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को साथ लेकर आप समाज में एक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उन्हीं को शामिल करके आप एक सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को इस तरह इग्नोर करना मुझे लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन चूंकि वो संगठित नहीं है, चूंकि उनका संगठन मजबूती से उनके लिए लड़ नहीं रहा है, या उसके संगठन में सरकार किसी तरह का दखल देकर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, या कुछ खास लोगों को कुछ लाभ पहुंचाकर बाकी लोगों की जो मांग है उसको ठुकरा रही है, तो ये भी न्याय नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां पर सरकार को भी सोचना है, जहां पर समाज को भी सोचना है, जहां पर सियासत को भी सोचना है। एक तरफ तो पुरानी पेंशन की मांग हो रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सामाजिक सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति पूरे ज़िंदगी काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, और जब उसका बुढ़ापा आता है 60 साल की उम्र में, जब वो रिटायर कर जाता है, तो उसके बाद की उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसको लेकर सरकार का कोई नज़रिया नहीं है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा आयोग बनना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये समाज में ये लोग जो अलग अलग भूमिकाओं में हैं, संविदा कर्मचारी के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है, इनका शेष जीवन कैसे कटेगा, या इस वक्त जो काम कर रहे हैं लोग इतने कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, वो मानदेय क्या होना चाहिए, क्या वो इतने मानदेय से उनका जीवन बसर हो सकता है, उनके परिवार का निर्वहन हो सकता है, उनके परिवार में उनके बच्चे को समान अवसर मिल सकता है, उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल हो सकती है। ये जब तक इसको संवेदनशीलता के साथ नहीं विचार किया जाएगा, ये समस्या बड़ी होने जा रही है, और ये समस्या समाज में एक असंतोष का बहुत बड़ा कारण बनने जा रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक सियासी मुद्दा भी बनकर हमारे और आपके बीच में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवालों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, इस बारे में भी अगर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर रखेंगे तो मुझे खुशी होगी।